प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जूलॉजी के उस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे जो आपके प्रैक्टिस पेपर का एक हिस्सा था। इसके पहले कई ऐसे वीडियोज थे जो हम लोग कर चुके हैं और ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड और जो है स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड आपके प्रश्न चल रहे थे, जिसमें आज डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके बचे हुए थे, जिसमें एक खंड आपका होगा 48 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे, मानी 47 तक, और 48 क्वेश्चन नंबर से हमें करना है आगे। तो 48 से लेकर के 100 क्वेश्चन नंबर तक आज की इस सेगमेंट में हम लोग करने वाले। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सब उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो आसान क्वेश्चन हैं वहीं पे टाइम ज़्यादा लगेगी, जहां पे प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा टिपिकल है, जिसका डिस्क्रिप्शन जरूरी है, वहां पे डिस्क्रिप्शन के साथ भी हम चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आज के सेगमेंट का ये है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था और आज फिर बता देते हैं कि आर्निथीन चक्र कहा जाता है। यकृत में यूरिया के संश्लेषण की प्रक्रिया जो है आर्निथीन चक्र के द्वारा होती है, और इसकी व्याख्या हम पीछे कर चुके हैं। आपके देखिए यहाँ पे भी दिया है और हम पीछे उसकी व्याख्या आपकी कर चुके हैं। क्रेब्स हैंसलीट चक्र को यह भी कहते हैं, क्रेब्स हैंसलीट चक्र को यूरिया चक्र के नाम से जाना जाता है। तो ये सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्रेब्स हैंसलीट चक्र को यूरिया चक्र के नाम से भी जाना जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा बनती है? शरीर में यूरिया यकृत में बनती है। ये सारी व्याख्या हम कर चुके हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद कह रहा प्रोटीन वेस्ट अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित होना। प्रोटीन वेस्ट यानी खराब प्रोटीन का यूरिया में परिवर्तित होना मुख्यतः होता है किसमें? तो मुख्यतः होता है लीवर में, और लीवर मतलब होता है यकृत में। किसमें होता है? मुख्यतः लीवर में होता है। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं। कह रहा है ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है? ग्लूकोज का जो मुख्य रूप से पाचन होता है, वह ग्लूकोज का पाचन तो जाकर के आपका कहां पे होगा? देखिए, मुख गुहा से तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ग्लूकोज पूछ रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा शुरू होता है, अर्थात ये सही नहीं है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है, ना कि ग्लूकोज का। ये भी सही नहीं। छोटी आंत में सारी चीजें ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहां बात है ग्लूकोज का पाचन कहां होगा, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा, ठीक है। कहां होगा? देखिए, कह रहा है हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड तथा मोनोसैकेराइड के रूप में पाए जाते हैं। पॉलीसेक्राइड जैसे कि स्टार्च है, जैसे कि ग्लाइकोजन है, जैसे कि आपका सेलुलोज है। डाइसेक्राइड जैसे कि माल्टोज है, ग्लूकोज है और लैक्टोज है। और मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और क्या है, फ्रक्टोज है, के रूप में पाए जाते हैं। मोनोसेक्राइड सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका कोई पाचन नहीं होता है। सुन लिए, इनका कोई पाचन नहीं होता, ये कंफर्म है, इनका कोई पाचन नहीं होता है। प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए आता है, और 90% केसेस में मुख गुहा लगाया जाता है, जो कि गलत होता है। यहाँ पे इसका कोई पाचन नहीं होता, ये डायरेक्ट ऊर्जा का क्रिएशन में जाएगा। कहाँ जाएगा? ग्लाइकोलिसिस चक्र में जाएगा, और वहां पे ब्रेकडाउन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड का एक हिस्सा होता है, यानी मोनोसेक्राइड है, अतः इसका पाचन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां शुरू होता है? मुख गुहा से शुरू होता है, तथा छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचित हो जाता है, यानी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इसके अंतर्गत एंजाइम की उपस्थिति में पॉलीसेक्राइड मंड डाइसेक्राइड में तथा डाइसेक्राइड सरल मोनोसेक्राइड अणुओं में टूटते हैं। अंततः पचा हुआ भोजन आंत की दीवार में स्थित रुधिर वाहिनियों में अवशोषित हो जाता है। यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य है, यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य है कौन सा? ग्लाइकोजेंसिस। कौन सा कार्य है? ग्लाइकोजेंसिस। कार्बोहाइड्रेट उपापचय का प्रमुख केंद्र यकृत होता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित चरण इस प्रकार होते हैं। ग्लाइकोजनोत्पत्ति या ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण। ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण।
ग्लूकोनियोजेंसिस, अमीनो अम्ल व वसा से ग्लूकोज का निर्माण। तीनों लाइन आपको याद करनी होगी। कह रहा पहला है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण। ग्लाइकोजेनोलिसिस, वो है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण। ग्लाइकोनियोजेंसिस, अमीनो अम्ल या वसा से ग्लूकोज का निर्माण। हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है कब, तो जब हमारे शरीर में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ जाए या सीधे सीधे देख लीजिए, आंसर खाली देख लीजिए। कह रहा हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो, नहीं अधिक हो। जब शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा अधिक हो तब होगा, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा रक्त शर्करा का स्तर स्थायी हो, स्थायी होगा तब कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब अस्थायी होगा, बढ़ेगा घटेगा तभी दिक्कत होगी। यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है, ये आपका सही आंसर होता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, इनमें से किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता। देखिए वही प्रश्न है, भाषा बदल करके पूछ लिया गया। तो कह रहा है किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता। ग्लूकोज का पाचन ही नहीं होता तो ये तो होगा नहीं। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है, वसी अम्ल का छोटी आंत से शुरू होता है, तो ये सभी का पाचन मुख गुहा से नहीं होता है। मुख ग्रंथियां तथा प्रमुख लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार से टायलिन नामक मंड पाचक एंजाइम निकलता है, जो मंड को माल्टोज में तोड़ता है। इसके अतिरिक्त लार में जिह्वा ग्रंथियां तथा द्वारा स्रावित अंश में जिह्वा लाइपेज नामक एंजाइम भी होता है, जो भोजन में उपस्थित वसा को वसी अम्लों या मोनोग्लिसराइड में विखंडित करता है। प्रोटीन के पाचन की क्रिया आमाशय से प्रारंभ होती, अतः कोई भी पाचन यहाँ मुख गुहा से स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए कह सकते हैं कि विकल्प डी आपका उपयुक्त आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लार स्नेहक की तरह कार्य करती है। लार एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। लार का पीएच 3.4 होता है। लार एमाइलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आयन अनिवार्य होता है। कह रहा इन कथनों पर विचार करिए। कथन 1 तथा 4, कथन 2 तथा 3, कथन 3 तथा 4 और कथन 2 तथा 3। तो सही आंसर तो हो जाएगा, करेक्ट आंसर है 1 और 4। 1 और 4 में क्या क्या दिया गया देखिए। कह रहा है 1 में लार स्नेहक की तरह कार्य करती है। लार एमाइलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आयन की अनिवार्यता को बनाए रखने का कार्य करती है। ठीक, अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ पे, लार मुख गुहा में स्थित 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से स्रावित द्रव है। इसमें उपस्थित श्लेष्मा भोजन को नम तथा चिकना बनाता है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। लार में उपस्थित एंजाइम टायलिन या लार एमाइलेज स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में परिवर्तित करता है तथा क्लोराइड आयन एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है। लार एमाइलेज एंजाइम के अतिरिक्त लार में लाइपेज, लाइसोजाइम तथा थायोसाइनेट आयन भी होता है, जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसका पीएच मान लगभग 6.2 से लेकर के 7.4 के बीच में पाया जाता है। पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव विकर रहित होता है। Which of the following secretions associated with the digestion does not have enzyme? पित्त एंजाइम रहित पाचक रस होता है। फिर से पित्त पाचन से संबंधित कई कार्य करता है, जैसे अम्लों का उदासीनीकरण, वसा या एमल्सीकरण, लाइपेज की सक्रियण, वसी अम्लों का अवशोषण, खनिज लवणों का अवशोषण आदि। पित्त का हरा रंग किसके कारण होता है। पित्त का हरा रंग होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन 2 केमिकल पाए जाते हैं, लेकिन पित्त का जो हरा रंग होता है वो बिलीवर्डिन के कारण होता है और इसके कारण पीला रंग होता है। बिलीरुबिन के कारण पीला और बिलीवर्डिन के कारण कैसा होता है, हरा रंग होता है। कह रहा पित्त पीले हरे या हरे पीले से रंग के क्षारी तरल होता है, जो यकृत द्वारा स्रावित होता है। क्षारी होता है, ठीक है, यह पित्ताशय में जमा होता है। पित्त में लगभग 92% तक जल, पित्त लवण प्रतिशत, पित्त रंगा, बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन तथा पित्त अम्ल 0.3 से 0.9% कोलेस्ट्रॉल, लिसाइथीन तथा वसी अम्ल होते हैं। पित्त हरा रंग बिलीवर्डिन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पित्त रस में उपस्थित नहीं होता। पाचक किण्वक, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड, पित्त लवण।
तो कौन सा उपस्थित नहीं होता? पाचक किण्वक। पित्त में कोई भी पाचन करने वाली एंजाइम नहीं पाई जाती, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए पाचक किण्वक यहाँ पे अनुपस्थित होता है। कह रहा पित्त रस में पित्त वर्धक बिलीरुबिन तथा विलिवर्डिन, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। पित्त वसा के एमल्सीकरण में सहायक होता है और इसे बहुत छोटा मिसल कणों में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। जठर ग्रंथ की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती हैं? जठर ग्रंथ की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती हैं, आपको बताना है। तो ये है अम्लजन कोशिकाएं हैं। कौन है? अम्लजन कोशिकाएं हैं। जठर रस में पाई जाने वाली अम्लजन कोशिकाओं द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। जठर ग्रंथ द्वारा HCl स्रावित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जठर ग्रंथ द्वारा HCl स्रावित करने वाली कोशिकाओं को ऑक्जेंटिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्जेंटिक कोशिका कहते हैं। सही ऑप्शन नंबर सी है, ऑक्जेंटिक सेल कहा जाता है। लार में उपस्थित जीवाणु प्रतिरोधक एंजाइम, लार में उपस्थित द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा इज लाइपेज। तो यहाँ पे लाइसोजाइम कौन सा हो जाता है? लाइसोजाइम, जो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एक जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम है जो शरीर में बहुत से तरल में पाया जाता है, जैसे आंसू में, लार में, पसीने में इत्यादि में। लार में उपस्थित मंड पाचक एंजाइम टाइलिन होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है। लार में, आंसू में, तो दोनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है। अभी ऊपर हम लोग व्याख्या देख रहे थे। लाइसोजाइम पाया जाता है आंसू में, लार में, पसीने में, उपर्युक्त सभी में। सही आंसर है। एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और उसके बाद हेड्स चेक नेफ्रीडियम किसके पाए जाते हैं? हेड्स चेक नेफ्रीडियम एम्फियाक्सिस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? एम्फियाक्सिस में पाए जाते हैं। हेड्स चेक नेफ्रीडियम विशेष प्रकार के खंडी नेफ्रीडिया होते हैं। इनकी 90 जोड़ियां एम्फियाक्सिस में पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं तथा गिल दरारों के बीच ऊपर स्थित होती हैं। ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर पात्रों से अवशोषित करती हैं तथा इन्हें अलिंदों में उड़ेल देती हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण किसके द्वारा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण अमाशय, अग्न्याशय, यकृत किसके द्वारा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम इज सिक्रीटेड फ्रॉम, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है सिक्रीट होती किसके द्वारा? पैंक्रियाज के द्वारा। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्न्याशय के पैंक्रियाटिक जूस यानी अग्न्याशयी रस के द्वारा स्रावित होता है। अग्न्याशय रस रंगहीन क्षारीय द्रव होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में करता है। यह एंजाइम निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है। आंत में पहुंचने पर यह छोटी आंत से स्रावित एंटेरोकाइनेज एंजाइम द्वारा सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित होता है। निम्नलिखित प्रो एंजाइम में से कौन सा पहले एंट्रोकाइनेज द्वारा तत्पश्चात स्वप्रेरण द्वारा सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है? कौन सा एंजाइम? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रो एंजाइम्स इज द फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम बाय द एंट्रोकाइनेज एंड देन बाय द ऑटोकैटालाइज? तो ये है ट्रिप्सिनोजन। कौन एंजाइम है? ट्रिप्सिनोजन है। खाद्य के अवशोषण के में कौन से आयन की आवश्यकता होती है? भोजन के अवशोषण में सोडियम आयन की आवश्यकता होती है। उसका कह रहा है यूरिया अम्ल मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिया अम्ल मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। यूरिया अम्ल नहीं होगा, यूरिक अम्ल होगा। ठीक है, यूरिक अम्ल मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है किसमें? तो आप कहेंगे यूरिक अम्ल जो है, यूरिक एसिड इज द चीप नाइट्रोजनस बेस्ड इन बोथ इंसेक्ट एंड बर्ड्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ इंसेक्ट एंड बर्ड। यूरिक अम्ल में उत्सर्जन के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। यह स्थलीय आवास का अनुकूलन होता है। यह सबसे कम विषैला होता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहते हैं। उदाहरण सरीसृप, पक्षी, कीट। वयस्क सशक यानी खरगोश के वृक्क होते हैं। वयस्क सशक के वृक्क जो होते हैं वो मेटानेफ्रॉस होते हैं। क्या होते हैं? मेटानेफ्रॉस होते हैं। सशक स्तनधारी की किडनी मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। यह सबसे विकसित प्रकार की किडनी होती है। मेटानेफ्रिक किडनी सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वर्ग के प्राणियों में पाई जाती है।
मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या है लगभग, मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या 2.4 मिलियन होती है। मूत्रवाही नलिकाओं या वृक्क नलिकाओं में को वृक्काणु या नेफ्रास भी कहते हैं। ये वृक्कों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में इनकी संख्या लगभग 1 मिलियन 10 लाख होती है। मनुष्य के 2 वृक्क पाए जाते हैं, अतः निकटतम उत्तर बी सही होगा। स्तनीय वृक्काणु में निम्नलिखित भागों में से कौन सा वृक्क मध्यांश में पाया जाता है? कौन सा वृक्क मध्यांश में पाया जाता है? कोशिका गुच्छ, दूरस्थ संवलित नलिका। अच्छा, इंग्लिश वाला देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मैमेलियन नेफ्रॉन इज फाउंड इनटू द रेनल मेड्यूला? रेनल मेड्यूला में क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले। तो सही आंसर है लूप ऑफ हेनले। वृक्क का बाहरी भाग बलकुट यानी कार्टेक्स तथा भीतरी भाग मध्यांश यानी मेड्यूला कहलाता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 2 लाख सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, जो वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। इन्हें उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं। नेफ्रॉन का बोमेन संपुट प्याली नुमा संरचना, समीपस्थ एवं दूरस्थ कुंडलित नलिका वृक्क के वलकुट भाग में, जबकि हेनले लोब वृक्क के मध्यांश भाग में स्थित होते हैं। और उसके बाद आ जाएंगे मनुष्य के वृक्क में निस्यंदन दाब होता है लगभग। मनुष्य के वृक्क में फिल्ट्रेशन प्रेशर ऑफ द ह्यूमन किडनी इज, तो कितना होता है? 15 mmHg के बराबर होता है। निस्यंदन दाब वह प्रभावी दाब होता है जो वृक्क के नेफ्रॉन के भाग के रुधिर प्लाज्मा के निस्यंदन के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मान ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब में से रुधिर कोलॉइडल परासरणी दाब तथा कैप्सुलर द्रव स्थैतिक दाब को घटाने पर प्राप्त होता है। ग्लोमेरुलस द्रव स्थैतिक दाब 65 mmHg होता है। रुधिर कोलॉइडली परासरण दाब जो है 32 mmHg होता है। कैप्सुलर द्रव स्थैतिक दाब जो है 18 mmHg होता है। निस्यंदन दाब जो है 65 -32 + 18 यानी 15 mmHg के बराबर होता है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है डाइस्टेज। कौन सा? डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक, डाइस्टेज एक मंड पाचक एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज एक डाइसैकेराइड में तोड़ता है। इन्वर्टेज सुक्रेज को तोड़ने वाला एंजाइम है, जबकि माल्टेज माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डाइपेप्टाइड 2 पेप्टाइड आबद्ध, ट्राई एसिल ग्लिसराइड एस्टर बंध। और यहाँ पे आते हैं तो कह रहा है कि लिनोलिक अम्ल, असंतृप्त वसा अम्ल, मोनोसेक्राइड, गैलेक्टोज। तो सही आंसर कौन होगा? एक पेप्टाइड बंध, यहाँ पे डाइपेप्टाइड 2 पेप्टाइड बंध। एक पेप्टाइड बंध एक रासायनिक बंध है जो 2 अणुओं के मध्य उस समय बनता है जब एक अणु का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अणु के अमीनो समूह से प्रतिक्रिया करता है। एक का कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे का अमीनो समूह जब आपस में जुड़ते हैं तो जो है क्या बनता है? पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप जल का एक अणु मुक्त होता है। यह पेप्टाइड बंध अमीनो अम्ल के मध्य बनता है। डाइपेप्टाइड अणु का निर्माण 2 अमीनो अम्लों की रासायनिक क्रिया से होता है जिसमें एक पेप्टाइड बंध बनता है। इस प्रकार आपका जो है सुमेलन जो है वो ए वाला सही, जो ए वाला सुमेलन है वो सही नहीं है। ठीक, चूंकि नॉट करेक्ट पूछा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर वही उसी तरह का प्रश्न है। मोनोसेक्राइड, फ्रक्टोज शुरुआत में ही मैंने बताया, पॉलीसेक्राइड सेलुलोज सही, डाइसेक्राइड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड होता है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा आपका और सही नहीं पूछा ना, तो सी वाला आपका सही नहीं होगा। हाँ, तो सी वाला आपका सही नहीं है। यहाँ कर गैलेक्टोज एक अणु तथा ग्लूकोज मोनोसेक्राइड का एक अणु, ये जो है पूरा आपका दिया गया है। इसमें देखिए मोनोसेक्राइड का एक अणु अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ करके एक गैलेक्टोज
डाइसैकेराइड का एक अणु बनाते हैं। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। जीव शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान गैलेक्टोज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूल पित्त वाहिनी का कार्य इससे ले जाने का होता है। मूल पित्त वाहिनी का कार्य किसे ले जाने का होता है? तो मूल पित्त वाहिनी का कार्य जो है वह बाइल जूस को ले जाने का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड संतुलित आहार में आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट? तो कौन सा लिपिड है? तो वो है लिनोलिक अम्ल। लिनोलिक अम्ल मनुष्य के लिए एक अनिवार्य वसी अम्ल है। शरीर में यह एरोकिडोनिक अम्ल में परिवर्तित हो सकता है। संतुलित आहार में इसकी आवश्यकता होती है। इसकी अनुपस्थिति से मानव शरीर में कई व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए मनुष्य के लिए लिनोलिक एसिड अम्ल सबसे अधिक अनिवार्य होता है। मूत्र के साथ बड़ी मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन का क्षय होना कहलाता है। मूत्र के साथ प्लाज्मा प्रोटीन का क्षय होना कहलाता है कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया वह अवस्था जब मूत्र के साथ प्लाज्मा प्रोटीन का क्षय होने लगता है। ऐसा सामान्यतः तब होता है जब व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है। सबसे पहले संचित कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा व फिर प्रोटीन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त होती है। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है किसमें? कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है यकृत में। और उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाइए, कह रहा है लेक्टियल्स पाई जाती हैं इसमें। लेक्टियल्स पाई जाती हैं विली में, अंकुर में लेक्टियल्स पाई जाती हैं। वसा का अवशोषण काइमोमाइक्रोन के रूप में होता है। काइलोमाइक्रोन लैक्टियस में प्रवेश करता है। यहाँ पर इसका अवशोषण होता है। लैक्टियल्स छोटी आंत में उपस्थित होती है। ये बड़ी लसिका वाहिनियों में खुलती हैं जो सब जुड़कर एक मोटी वक्षीय लसिका वाहिनी बनाती हैं। लसिका वाहिनियां लैक्टियल्स किससे संबंधित होती हैं? तो लैक्टा वाहिनी ये किससे संबंधित होती हैं? वसा के अवशोषण से संबंधित होती हैं। पचे हुए भोजन के प्रसूचन होते हैं हेतु कौन सी कार्यवाही इकाई कार्य करती है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन फूड इज, तो ये विलस हो जाता है। कौन सा? विलस। पचे हुए भोजन के प्रशोषण यानी एब्जॉर्प्शन हेतु विली काम करती हैं, छोटी आंत में पाई जाती हैं और भोजन के सरफेस एरिया को, मतलब जो इंटेस्टाइन है उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा करके भोजन को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती हैं। नर हाथी के दांत होते हैं। नर हाथी के दांत होते हैं। नर हाथी के दांत ऊपर कृंतक होते हैं। द टस्क ऑफ द मेल एलिफेंट इज अपर इंसीजर। नर हाथी के बाहर निकले हुए दांत बाहरी कृंतक होते हैं। इसकी जड़ें खुली होती हैं। ये दांत जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं और अत्यधिक लंबे हो जाते हैं, जिसे टस्क कहते हैं। लार में होता है एक एंजाइम। लार में टाइलिन पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा किण्वक एंजाइम जो पीएच 1.6 पर पचता है? तो वह 1.6 पर पचता है, वो है पेप्सिन। पेप्सिनोजन नामक एंजाइम है। जठर रस का पेप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम अर्थात प्रो एंजाइम होता है। HCl के कारण उच्च अम्लीय माध्यम में यह सक्रिय पेप्सिन एंजाइम्स में बदल करके भोजन में प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद आ जाएंगे इधर, कह रहा है कि आमाशय के आंतरिक भित्त के अनुदैर्ध्य पेशी बलन को कहते हैं। अनुदैर्ध्य पेशी बलन को रेक कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। मानव में स्वस्थ आमाशय तथा आंत के भीतर के पीएच क्रमशः होते हैं। मानव के स्वस्थ आमाशय तथा आंत के भीतर का पीएच होता है लगभग 1.8 से लेकर के 7.8 तक। ग्लीसन सम्मुट पाए जाते हैं। ग्लीसन सम्पुट पाए जाते हैं लीवर में। ग्लीसन सम्पुट कहाँ पाए जाते हैं? लीवर में पाए जाते हैं। और उसके बाद पूछ रहा ग्लीसन का संपुट पाया जाता है। ग्लीसन का संपुट लीवर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षोग्लोबिन अणु सर्वाधिक विशाल है? सबसे बड़ा IgM होता है। प्रतिरक्षात्मक अणु जो होता है IgM होता है। सक्कस इंटेरिकस का श्रावण होता है। सक्कस इंटेरिकस का श्रावण होता है। सक्कस इंटेरिकस का श्रावण होता है। सक्कस इंटेरिकस एक क्षारीय अम्ल का दूसरा नाम होता है। आंत की दीवारों में उपस्थित
ग्रंथियों से इसका श्रावण होता है। एंजाइम रेनिन की क्रिया निम्न पर होती है। एंजाइम रेनिन की क्रिया उसमें होती है, केसिनोजन पर होती है, जो दूध के प्रोटीन होती है उससे पाचन करने में मदद करता है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन का स्कंदन कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है। वयस्क मानव में पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? रेनिन एंजाइम बड़े व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है। आहार के किस भाग में ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं? आहार नाल के किस भाग में ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं? ड्यूडिनम में। कहाँ पाई जाती हैं? ड्यूडिनम में। कोरिसाइकिल मसल्स ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लाइकोजन में पाया जाता है। कोरिसाइकिल कहाँ पे? मसल्स ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लाइकोजन में पाया जाता है। तो मित्रों, ये था आपका उत्सर्जन तंत्र और पाचन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। थोड़ा तेजी से हमने कवर किए हैं, इसकी व्याख्या भी हम कभी करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।